सुधीर बहुत परेशान था क्योंकि कुछ दिन पहले गांव के जमींदार ने उसके ढाबे को तोड़ दिया था क्योंकि सुधीर अपने पिता का लाया हुआ कर्ज नहीं चुका पाया था। सुधीर बेटा, कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ, मन ठीक नहीं है, बहुत परेशान है। जमींदार साहब कुछ दिनों बाद फिर कर्ज मांगने आ जाएंगे। तुम तो जानती ही हो, उन्होंने गुस्से में मेरा ढाबा तोड़ दिया है और सारा सामान उठाकर ले गए हैं। अब बाकी का कर्ज जल्दी ही मांग रहे हैं। मुझे वो चुकाने के लिए कोई ना कोई काम ढूंढना होगा। मैं जानती हूँ, तेरे बापू के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर आ गई है। तू ही अकेला क्या क्या करेगा। मैं सोच रही हूँ मैं भी कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे तुझे सहारा होगा। नहीं माँ, तुम घर पर ही आराम करो, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ। सुधीर परेशानी की हालत में जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा, सामने जमींदार खड़ा था। देख सुधीर, और एक हफ्ते की बात है, अगले हफ्ते तक मुझे मेरा सारा कर्जा चाहिए, नहीं तो तेरा ये घर भी मैं अपने कब्जे में ले लूंगा, समझा? फिर तू अपनी माँ को लेकर चाहे जहाँ रहे या कहीं और जाकर रह लेना, पर मैं तुम्हें कोई जगह नहीं दूंगा, समझा? मुझे अपना कर्ज वापस चाहिए। चिंता मत करो सेठ जी, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, इसी काम से जा रहा हूँ। सुधीर काम की तलाश में घर से निकल तो गया, पर उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। चलते चलते सुधीर एक जंगल के पास पहुंच गया। उसने देखा जंगल के किनारे एक गाड़ी खड़ी है जिसके आगे एक शेर बंधा हुआ है। वहीं गाड़ी के पास एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है। सुधीर उस आदमी के पास गया और बोला, आप कौन हैं और यहाँ इस तरह से सड़क पर क्यों पड़े हैं? मेरा नाम जादूगर साहू है। बहुत समय से मैं बीमार चल रहा था और अब लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है, पर मेरे मरने के बाद मेरे इस प्यारे शेर का क्या होगा, मैं इसी चिंता में हूँ। ये शुरू से मेरे साथ रहा है, मेरे बच्चे की तरह। ये मेरी सारी जादुई विद्याएं भी जानता है, पर मौत से कोई नहीं जीत सकता। इसलिए मुझे अब इस दुनिया से जाना होगा बेटा। मेरा एक काम करो, मेरी जादुई शेर गाड़ी तुम अपने साथ ले जाओ और मेरे शेर का ख्याल रखना, ये हमेशा तुम्हारी बात मानेगा। मेरे प्यारे शेर, जाओ, अब तुम अपने मालिक के साथ जाओ। इतना कहते ही वह जादूगर मृत्यु को प्राप्त हो गया और शेर की आंखों में आंसू आ गए। सुधीर ने उस जादूगर का अंतिम संस्कार किया और शेर गाड़ी को लेकर घर लौट आया। उसने घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताई। शेर ने सुधीर और उसकी माँ की सारी बातें सुन ली और वह सुधीर से बोला, मालिक, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। अब मेरे मालिक तो इस दुनिया में नहीं है, अब से आप ही मेरे मालिक हो, इसलिए मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। आप मेरी गाड़ी के ऊपर अपना ढाबा बना लो, मैं खूब करतब दिखाऊंगा, लोगों को बुलाऊंगा, जिससे आपके ढाबे पर भीड़ भी बढ़ेगी और बिक्री भी होगी। देखना, आपका ढाबा खूब चलेगा। फिर आप जमींदार का कर्ज उतार देना, मुझे मालिक ने आपके साथ भेजा है। अब मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ, अपने मालिक के लिए कुछ करना चाहता हूँ। सुधीर ने शेर को बोलते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। सुधीर बेटा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। ये जादुई शेर ठीक कह रहा है। तुम जादुई शेर गाड़ी ढाबा बनाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा ढाबा खूब चलेगा। पर माँ, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मालिक, पैसे मैं दूंगा, ये लो। शेर ने जैसे ही अपना मुंह खोला, उसके मुंह से सोने के सिक्के गिरने लगे और कुछ ही देर में सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। मालिक, अब इन पैसों से आप जमींदार का कर्ज भी उतार सकते हो और अपना ढाबा भी खोल सकते हो। सुधीर बहुत खुश था क्योंकि शेर ने उसकी सारी चिंता दूर कर दी थी। अगले दिन से सुधीर शेर गाड़ी ढाबा चलाने लगा। उसने जमींदार का भी कर्जा चुका दिया। दूर दूर से लोग सुधीर के शेर गाड़ी ढाबा पर भोजन करने के लिए आने लगे। शेर खूब करतब दिखाता। लोग शेर देखकर बहुत खुश होते थे और भोजन का आनंद उठाते थे। धीरे धीरे सुधीर के पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। वो अपने शेर का बहुत ख्याल रखता था, पर गांव का जमींदार सुधीर को ये करते देख ईर्ष्या से भर गया और उसने पुलिस में खबर कर दी कि सुधीर एक जानवर का इस्तेमाल अपना ढाबा चलाने के लिए कर रहा है और सुधीर जानवर पर अत्याचार करता है। जमींदार के कहने पर पुलिस सुधीर के ढाबे पर पहुंचती है। इंस्पेक्टर साहब, ये रहा वो ढाबा, ये देखिए। ये सुधीर कल तक इतना गरीब था और आज इसके पास इतना सारा पैसा इकट्ठा हो गया है। मुझे तो लगता है जरूर इसने कहीं चोरी की है।
और वहीं से इसे ये शेर भी मिला है, और अब ये इस बेजुबान शेर को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप इससे पूछिए कि ये इतना पैसा और शेर कहां से लेके आया। अभी बताओ जमींदार साहब, जो भी कह रहे हैं क्या ये सच है? क्या तुम कहीं से चोरी करके आए हो भाई? हैं? हमें सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जेल में बंद कर देंगे। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, जमींदार साहब जो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ये शेर तो मुझे जंगल में जादूगर साहू ने दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इस शेर का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने मुझे। देखा इंस्पेक्टर साहब, इसके मुंह पर सच खुद ही आ गया। जरूर इसने किसी अमीर आदमी का कत्ल करके उसके शेर को भी चुरा लिया और उसकी दौलत भी। अब तो आप इसको पकड़ ही लो और इस शेर की जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा। बेचारा शेर न जाने कितना परेशान होगा। जमींदार जैसे ही शेर को प्यार करने लगता है, शेर जमींदार पर गुर्रा कर झपट्टा मारने लगता है और जमींदार डर कर पीछे हट जाता है। तभी शेर सबको सच बता देता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं मामूली शेर नहीं हूँ, मैं एक जादुई शेर हूँ। जमींदार जो भी कह रहा है सब झूठ है। सुधीर ने मेरे मालिक को नहीं मारा और न ही मुझे और धन को चुराया है। मेरे मालिक ने मरते समय मुझे सुधीर को सौंपा था और ये सारा धन मैंने ही अपने जादू से सुधीर को दिया है। जमींदार बहुत मक्कार है, सजा तो इसे मिलनी चाहिए क्योंकि ये मेरे बेगुनाह मालिक को फंसा रहा है। मेरे मालिक तो खूब मेहनत से ये ढाबा चलाते हैं और मैं उनकी मदद करता हूँ, और मेहनत की रोटी खाना कोई गुनाह नहीं है। ये बात तो हम जानवरों से आप इंसान भली भांति जानते हैं। माफ करना शेर भाई, तुम तो बहुत अच्छे हो। अब तुम अपने मालिक के साथ आराम से रहो। जमींदार साहब, शर्म आनी चाहिए एक निर्दोष को फंसाते हुए। रे आप जानते नहीं हो के इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, फिर मुझे आपके खिलाफ कोई शिकायत मिली ना तो आपको सीधा जेल में डाल दूंगा, समझ लिया? पुलिस वहाँ से चली जाती है और जमींदार डर कर घर आ जाता है। उस दिन के बाद सुधीर को किसी ने भी तंग नहीं किया और वह आराम से अपने शेर के साथ शेर गाड़ी ढाबा चलाने लगा। अब उसके पास पैसों की भी कोई कमी नहीं थी, अब उसके पास सब कुछ था। ओए जल्दी कर बे। हाँ जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से धोइयो बे, कल की तरह अगर कोई दाग छूटा ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी, समझा कि नहीं? समझ गया जी। ये कहानी है अमन की, जिसका इस दुनिया में अपना कहने को कोई नहीं था। अमन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 5 साल रहा। फिर वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बिनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अमन को भी कुछ खाने को नहीं मिला तो वो इसी ढाबे पर आया और खाना मांगा। ढाबे वाले ने उसकी मासूमियत का फायदा उठाया। वो दिन भर उससे काम करवाता और बदले में 2 वक्त का खाना और महीने में 1 आध बार उसके हाथ में कभी 100 तो कभी 200 रुपए रख देता। अरे यार, आज कितनी भीड़ है, बर्तन तो खत्म ही नहीं हो रहे। मैं तो थक गया बर्तन धोते धोते। ओए अकेले अकेले किससे बात कर रहा बे? मुंह कम और हाथ ज्यादा चला। उस दिन वाकई ढाबे पर काफी भीड़ थी। ढेर सारी प्लेटें धो धोकर अमन बहुत थक गया था। तभी उसके बगल में झाड़ू लगा रहे ढाबे के एक और कर्मचारी को अमन ने देखा। उसका नाम अरुण था। एक वही था जिससे अमन थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था। अरुण भैया सुनो ना। हाँ क्या हुआ छोटे, थक गया क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ कि आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? इतने सारे लोग आ गए हैं एक साथ, मैं तो थक गया कसम से। हाँ आज 2 अक्टूबर है ना। तो आज क्या खास है? अरे पगले, आज गांधी जयंती है। कौन सी आंधी? अबे महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज, समझा? पर वो है कहाँ? अबे उन्हें तो गोडसे ने। अरे वो सब छोड़, अब देख, अपना मालिक हमें जो नोट पैसे देता है ना, उस पर जो बाबा बने हुए हैं ना, वो चश्मे वाले, वही हमारे गांधी जी हैं, समझा? तो उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, मतलब बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है क्या? पर मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन अमन को कई बातों का पता चला। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी गांधी जी का बर्थडे होता है, और दूसरी ये कि हर नोट पर उन्हीं की फोटो छपी रहती है। उस रात में अमन बस यही सब सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें छलछल आ गईं। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोचकर वो रोने लगा।
फिर कुछ देर सोचने के बाद वो उठा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोला, भगवान जी, मैंने सोच लिया है, गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही खास दिन है, तो अब से मैं भी मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अमन हंसा और आराम से सो गया। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। अगले दिन ढाबे पर एक छोटा सा लड़का एक थैला लेकर आया। वो अमन की ही उम्र का था। ओए, कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अब मैं क्या जानूं कौन है तेरा बाप? जी, राधे श्याम। अच्छा, तो तू राधे श्याम का बेटा है। बोल क्या काम है? पापा के पैर में चोट आई है, वो बिस्तर पर हैं, तो उनकी जगह टमाटर मैं देने आया हूँ, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं ही रो जाऊंगा। ठीक है, जाकर वहां रख दे सारे टमाटर। ओए अमन, जरा इधर आ। जी। ये 50 इसे तब देना जब टमाटर पूरे हों, समझा? ये नन्नू से अमन की पहली मुलाकात थी। दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। नन्नू रोज ढाबे पर टमाटर देने आता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर नन्नू चला जाता। एक दिन नन्नू ढाबे पर बहुत सुबह ही आ गया। अब तक ढाबा खुला भी नहीं था, तो उस दिन अमन और नन्नू ने ढेर सारी बातें की। नन्नू और अमन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तू कल मेरे घर आएगा? क्यों, क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तू। पर मुझे तो तेरा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं लेने आऊंगा तुझे। ठीक है भाई, मैं जरूर चलूंगा फिर तो। अगले दिन ढाबे पर काम खत्म होने के बाद अमन नन्नू के साथ उसके घर चल पड़ा। नन्नू की माँ ने नन्नू के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के पैसे नहीं थे। उस दिन अमन ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे को लेकर भी सपने बुनने लगा। और फिर उस दिन कितना मजा आया था ना। वैसे तेरा बर्थडे कब आता है पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो मैं भी उसी दिन अपना बर्थडे मनाऊंगा। तू आएगा ना? हाँ आऊंगा, पर बता क्या खिलाएगा? पता नहीं, पर कुछ तो खिलाऊंगा अच्छा सा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब नन्नू टमाटर देने ढाबे पर आया। ओए, कल तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ भाई, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, तू आज लेट हो गया। हाँ यार, वो ना पापा की पट्टी कराने गया था, इसलिए देर हो गई। फिर जैसे ही नन्नू टमाटर लेकर ढाबे के अंदर पहुंचा, तो उसे देखते ही ढाबे का मालिक बौखला गया। ओए, चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था, तो मैंने दूसरे सब्जी वाले से ले लिए, और कल से उसी से लूंगा, समझा? नन्नू चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन ढाबे के मालिक के व्यवहार पर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। फिर अगले दिन अमन को पता था कि नन्नू नहीं आएगा, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अमन ने खूब काम किया। फिर शाम को ढाबे वाला अमन को 1 प्लेट खाना देकर चला गया। अमन आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? अब हाँ, मेरे पास खाना है, लीजिए। अमन के लिए ढाबे का मालिक बस 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही छोड़कर गया था। उसे भी अमन ने साधु बाबा को दे दिया था। अमन की दरियादिली देखकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बस 1 ही रोटी खाई और 1 रोटी अमन को खिला दी। फिर साधु बाबा ने अपने थैले के अंदर से गत्ते का चौकोर डिब्बा निकाला और उसे अमन को देकर वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अमन ने जैसे ही डिब्बा निकाला तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डिब्बे के अंदर एक असली केक था, पर अगले ही पल अमन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे केक काटने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने केक काटा, और उसके ऐसा करते ही केक से नीला धुआं उठा, जिसके छटते ही अमन को खुद के सामने एक जिन्न दिखाई दिया। हुबा, अब से आप मेरे आका हो छोटे उस्ताद। बताओ क्या चाहिए? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जिन हूँ, और मैं इसी जादुई केक में बंद था। अब तुमने मुझे आजाद कर दिया है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। पक्का? मैं कुछ भी मांग लूं क्या? हाँ हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है, मगर याद रखना, बस एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। ठीक है, तो एक काम करो, मेरा एक दोस्त है नन्नू, वो टमाटर बेचता है, जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो, ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे मनाने। बड़े प्यारे हो तुम आका। मांगा भी तो क्या मांगा। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जिन्न उसी पल वहां से गायब हो गया
और एक आदमी का रूप लेकर नन्नू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोला, बेटा, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास जल्दी जाओ। नन्नू को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन है, पर वो इस बात से खुश था कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे और अब वो अमन के पास जा सकता था। उधर जिन्न पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच गया। आज तुम्हारा बर्थडे है। हाँ, तभी तो मैंने आपको नन्नू को बुलाने के लिए भेजा था। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, शुक्रिया। बड़े भोले हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। बताओ और क्या चाहिए मुझसे? अरे वाह, एक और चीज। हाँ, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना, ठीक है? ठीक है, तो मैं मांगता हूँ कि मेरे दोस्त नन्नू के पापा का पैर पूरी तरह से ठीक हो जाए ताकि वो आसानी से सब्जी बेच सके। अभी वो सिर पर डलिया लेकर पैदल पैदल सब्जी बेचते हैं, इसलिए बहुत थक जाते हैं। अमन का भोलापन और अच्छाई देखकर जिन्न मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने जादू से नन्नू के पापा का पैर ठीक कर दिया और उसे एक छोटा ट्रक भी दे दिया। अमन और नन्नू ने खुशी से जिन्न को गले लगा लिया। जिन्न चला गया। ट्रक होने की वजह से अब नन्नू के पापा आराम से सब्जी बेचते। अब उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई थी। नन्नू के पापा ने अमन को गोद ले लिया। उधर आसमान से जिन्न ये सब देख रहा था। उसने वहीं से कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग पैदा होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।